नमस्कार सभी को। इस बैच की शुरुआत जो है आगामी जो टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा संपन्न होनी है उसको ध्यान रखते हुए और छात्रों की विशेष मांग पर प्रारंभ किया गया है। इसमें हम लोग बहुत कम समय में लगभग 3 महीने में जो है अपना संपूर्ण पाठ्यक्रम केमिस्ट्री का टीजीटी के दृष्टिकोण से संपन्न करेंगे और उसके साथ साथ हम ढेर सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन तो हमारा जो प्रश्न होगा वो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन होगा, इंग्लिश में होगा, सॉल्व उसको हिंदी में कराया जाएगा। लेकिन ये जो थ्योरेटिकल पार्ट होगा ये पूर्णतया टोटली हिंदी में होगा, क्योंकि बच्चों की बहुत मांग है कि हिंदी में। तो हमने एक फास्ट ट्रैक बैच प्रारंभ किया है और ये जो है फास्ट ट्रैक बैच जो है आपका ये आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया गया है और इसको हम 90 दिनों में खत्म करेंगे। इसमें जो बिंदु आपको दिए जाएंगे, जो नोट्स में जिन जिन बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे उनकी एग्जाम में पूछे जाने की अधिकतम संभावना है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। इसलिए हमने इस बैच का नाम गुरु मंत्र रखा है, गुरु मंत्र। आप इस मैटर को, जो भी मैटर हम दे रहे हैं, इसको अवश्य तैयार करेंगे। इसके साथ साथ आप जो है यदि और ज़्यादा पढ़ सकते हैं तो कोई बात नहीं, जितना अधिकतम पढ़ सकते हैं, लेकिन न्यूनतम इतने बिंदु आपको अवश्य तैयार रखने हैं। आप परीक्षा में अधिकतम अंक हासिल करेंगे। देखिए, हम पहला चैप्टर परमाणु संरचना यहाँ पर डिस्कस करेंगे और परमाणु संरचना की शुरुआत हम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से करते हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से ध्यान देंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है कभी भी परमाणु की संरचना के विषय में कुछ नहीं बताता। हमने ढेर सारे ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर देखा है, नाम लेना उचित नहीं है, और ऐसे चर्चित प्लेटफॉर्म पर देखा है कि लोग उछल के बताते हैं कि प्रथम परमाणु मॉडल डाल्टन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। परमाणु के विषय में पहली जानकारी जो है डाल्टन द्वारा दी गई थी, ऐसा नहीं है। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो कहीं से परमाणु की संरचना या परमाणु के प्रतिरूप के विषय में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। डाल्टन ने तो कहा था कि परमाणु संरचना विहीन कण होता है, परमाणु की कोई संरचना नहीं होती है। हाँ, परमाणु शब्द डाल्टन ने अवश्य यूज किया था और डाल्टन ने जो है द्रव्य के संरचना की व्याख्या परमाणु सिद्धांत के आधार पर किया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यह द्रव्य के संरचना की व्याख्या करता है, द्रव्य के संरचना की व्याख्या करता है। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? द्रव्य के संरचना की व्याख्या करता है, न कि यह परमाणु के संरचना की व्याख्या करता है। आगे देखिए, परमाणु जिसे हम एटम, परमाणु शब्द कणाद नामक भारतीय दार्शनिक ने दिया था, लेकिन एटम शब्द जो है जिसका मतलब होता है एटोमियो। एटोमियो का मतलब हिंदी में जिसे विभाजित न किया जा सके। एटम का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है अविभाज्य, जिसे हम विभाजित न कर सके उसे हम एटम या परमाणु कहते हैं। एटम शब्द सर्वप्रथम डाल्टन द्वारा परमाणु शब्द दिया गया था, जबकि अणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले एवोगैड्रो नामक साइंटिस्ट ने किया था। परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले डाल्टन ने किया था और एटम शब्द का प्रयोग सबसे पहले डाल्टन ने किया था। और एटम का मतलब एटोमियो है और एटोमियो का हिंदी मीनिंग हम कहेंगे अविभाज्य होता है, जिसको विभाजित न किया जा सके, जिसको छोटे टुकड़ों में तोड़ा न जा सके, अविभाज्य। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला जो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जिन सिद्धांतों पर आधारित है
हम उन पे चर्चा करते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। हाँ, पदार्थ का रूप बदलता है, एक यौगिक दूसरे यौगिक में परिवर्तित होता है, लेकिन पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व और रासायनिक अभिक्रिया के बाद पदार्थ का द्रव्यमान उतना ही रहता है, अभिक्रिया निकाय का द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आधारित है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन एंटोनी लेवाजिये ने किया था 1789 में। फिर से ध्यान दें, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का परमाणु सिद्धांत जो है वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित है और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। लेकिन पहले हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम की बात कर रहे हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है एंटोनी लेवाजिये ने 1789 में प्रतिपादित किया था। इन्हीं को हम रसायन विज्ञान का जनक भी कहते हैं, रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। लेवाजिये को हम रसायन विज्ञान का जनक मानते हैं। और क्यों मानते हैं? क्योंकि रसायन विज्ञान के विकास में, रसायन विज्ञान के डेवलपमेंट में इनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रारंभिक चरण में इन्हीं के विशेष योगदान से रसायन विज्ञान का विकास हो सका। इन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पहचान किया और यह बताया कि कंबस्शन के लिए, दहन के लिए, किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। बगैर ऑक्सीजन के किसी भी पदार्थ को हम जला नहीं सकते। दहन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, ये लेवाजिये ने ही बताया था। उसके साथ साथ इन्होंने रासायनिक नामकरण की एक पद्धति विकसित की। केमिस्ट्री के जो एलिमेंट थे उनके नॉमेनक्लेचर के, जो कंपाउंड थे उनके नामकरण की, रासायनिक पदार्थों के नामकरण की जो है एक रासायनिक पद्धति इन्होंने विकसित किया था। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसे हम रसायन विज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक मानते हैं। इनके द्वारा लिखी गई किताब रसायन विज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक थी, जिसे हम ट्रेड एलिमेंटर डी केमी के नाम से जानते हैं। ट्रेड एलिमेंटी डी केमी के नाम से जानते हैं। 1789 में इन्होंने रसायन विज्ञान की इस प्रथम पाठ्य पुस्तक की रचना की थी। तो ये रहा लेवाजिये को लेकर के दूसरा नियम, दूसरा सिद्धांत जिस पर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत आधारित है, यह है निश्चित अनुपात का नियम। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन जोसेफ प्रूस्ट ने किया था 1799 में और इन्हीं दोनों नियमों पर आधारित था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ध्यान देंगे, डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत के निष्कर्ष स्वरूप, डाल्टन का जब अपना परमाणु सिद्धांत आया उसके बाद उस परमाणु सिद्धांत के निष्कर्ष के रूप में डाल्टन ने एक नया सिद्धांत और प्रस्तुत किया, प्रतिपादित किया, जिसे हम डाल्टन का गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। अपने सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत के परिणाम स्वरूप डाल्टन ने गुणित अनुपात का नियम प्रतिपादित किया। ठीक है, फिर से ध्यान दें, अपने परमाणु सिद्धांत के परिणाम स्वरूप डाल्टन ने किस नियम का प्रतिपादन किया था? गुणित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। तो ये रहा। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, हम परमाणु संरचना पर जब बात करते हैं तो हम परमाणु संरचना की चर्चा डाल्टन से शुरू करते हैं। डाल्टन से शुरुआत करने का कारण क्या है? क्योंकि आइटम शब्द सबसे पहले डाल्टन ने ही दिया था। डाल्टन
आइटम नाम किसको दिया था? द्रव्य की जो सबसे छोटी इकाई होती है, द्रव्य जिन कणों से मिलके बना है, उन कणों के लिए डाल्टन ने आइटम परमाणु शब्द का प्रयोग किया था। इनका कहना था कि परमाणु से छोटा कोई पार्टिकल नहीं होता है और परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो परमाणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले डाल्टन ने किया था, इसलिए हम डाल्टन से शुरुआत करते हैं। लेकिन ये एक बात ध्यान देना है हमें कि डाल्टन के पूरे परमाणु सिद्धांत में कभी कहीं भी परमाणु की संरचना से संबंधित या परमाणु के मॉडल से संबंधित कुछ नहीं कहा गया है। एक साल टीजीटी का सवाल है कि प्रथम परमाणु मॉडल किसने प्रस्तुत किया था, तो ध्यान देंगे परमाणु का प्रथम मॉडल डाल्टन ने नहीं दिया था। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो पदार्थ, मैटर के संरचना की व्याख्या करता है। डाल्टन ने तो कहा था कि परमाणु संरचना विहीन होता है, अल्टीमेट पार्टिकल है, अंतिम कण है, इससे छोटा कोई कण नहीं होता है। अब आते हैं डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या क्या कहा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या कहा गया है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की क्या बातें हैं, उन पर चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं देखिए डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में क्या बताया। डाल्टन का कहना है कि परमाणु जो है किसी भी तत्व का, किसी भी पदार्थ का, परमाणु किसी भी पदार्थ का अतिसूक्ष्म, अविभाज्य, कभी नष्ट न होने वाला तथा संरचना विहीन कण है। परमाणु पदार्थ का अतिसूक्ष्म, अविभाज्य, नष्ट न होने वाला तथा संरचना विहीन कण होता है। डाल्टन का फिर से ध्यान दें, डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में सबसे पहले यही बताया कि पदार्थ, हमारे इर्द गिर्द जितने पदार्थ हैं वो अत्यंत छोटे कणों से मिलके बने हैं और उस अत्यंत छोटे कण को डाल्टन ने क्या आइटम, या हम कहें हिंदी में परमाणु नाम दिया। अर्थात परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है, इसे हम विभाजित भी नहीं कर सकते, इसे हम नष्ट भी नहीं कर सकते और इसकी कोई संरचना भी नहीं होती है। इसी अतिसूक्ष्म, अविभाज्य तथा संरचना विहीन कण को डाल्टन ने आइटम कहा और यही आइटम समस्त पदार्थ का निर्माता है। इसी आइटम से मिलकर संपूर्ण पदार्थ बने हुए हैं। आगे इन्होंने और क्या कहा, इन्होंने बताया कि किसी तत्व के सभी परमाणु समस्त गुणों में एक समान होते हैं। इनका कहना था कि किसी भी तत्व के जितने परमाणु होंगे वो सभी आइडेंटिकल होते हैं इन ऑल देयर प्रॉपर्टीज, अर्थात सभी परमाणु समस्त गुणों में एक समान होते हैं। दो परमाणु आपस में किसी भी प्रकार की भिन्नता प्रदर्शित नहीं करते हैं। आगे इन्होंने बताया कि दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं और संयुक्त परमाणु का निर्माण करते हैं। फिर से ध्यान दें, इन्होंने बताया कि दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजन करते हैं और संयोजन करके संयुक्त परमाणु का निर्माण करते हैं। जिसे डाल्टन ने संयुक्त परमाणु कहा था, उसी को बाद में क्या नाम दिया गया, एवोगैड्रो द्वारा अणु नाम दिया गया। एवोगैड्रो ने इसे अणु नाम दिया। फिर से ध्यान दीजिए डाल्टन ने क्या बताया। डाल्टन का कहना है कि परमाणु पदार्थ का अतिसूक्ष्म, अविभाज्य, कभी नष्ट न होने वाला तथा संरचना विहीन कण होता है। किसी भी तत्व के सभी परमाणु समस्त गुणों में एक समान होते हैं। किसी एक तत्व के दो परमाणुओं के गुणों में किसी भी प्रकार से कोई भिन्नता नहीं होती है। दो या अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग करके, कॉम्बिनेशन करके संयुक्त परमाणु अथवा अणु का निर्माण करते हैं। कुछ टिप्पणी, विशेष बातें हम चर्चा करेंगे। जैसे डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य होता है,
डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन हम ये जानते हैं, नाभिकीय विखंडन हमने पढ़ा है, नाभिकीय संलयन पढ़ा है, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा है, उन परिघटनाओं में क्या होता है, दो छोटे परमाणु मिलकर बड़े परमाणु नाभिक का निर्माण, या एक बड़ा परमाणु दो छोटे परमाणुओं में टूटते हैं। अर्थात वर्तमान स्थिति यह है कि परमाणु विभाज्य होता है। डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की स्थिति जो है, आज का हमारा जो ज्ञान है, आज की हमारी जो उपलब्धियां हैं, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि परमाणु विभाज्य होता है, परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं। दूसरा, डाल्टन ने तो कहा था कि परमाणु की कोई संरचना नहीं होती, लेकिन परमाणु की एक सुसंगठित संरचना होती है, और यह पूरा चैप्टर हम परमाणु की संरचना से संबंधित ही यहां पर चर्चा करेंगे। अगला, अगर हम विभिन्न समस्थानिकों को देखें, डाल्टन ने कहा कि किसी भी एक तत्व के सभी परमाणु समस्त गुणों में एक समान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम विभिन्न समस्थानिकों को देखें, जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, और तीनों के गुणों में क्या होती है, भिन्नता होती है। अर्थात किसी एक तत्व के विभिन्न परमाणु समस्त गुणों में एक समान नहीं होते हैं। डाल्टन की यह भी बात गलत रही। ठीक है, तो डाल्टन ने जो भी जानकारी दिया उससे हमें किसी भी परमाणु की कोई वास्तविक जानकारी नहीं मिलती है। परमाणु के विषय में वो कुछ नहीं कहा उन्होंने, बस उन्होंने परमाणु यानी अति सूक्ष्म कण जो है पदार्थ का, उसको उसी से पदार्थ के निर्माण की बात कही। उन्होंने कहा कि पदार्थ जो है अत्यंत छोटे कणों अर्थात परमाणुओं से मिलकर बना है। अगला पॉइंट यही है, देखिए डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ध्यान देंगे, हमने कई जो है बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेसिक कंसेप्ट का वीडियो सुना, जिसमें लोग चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि परमाणु, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत जो है प्रथम परमाणु मॉडल है। डाल्टन ने परमाणु के विषय में सबसे पहले डाल्टन ने बताया था, अर्थात परमाणु की संरचना से संबंधित पहला मॉडल डाल्टन ने दिया था। ये सरासर गलत है, ये जो है एकदम से गलत है। आप ध्यान देंगे, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्य की संरचना की व्याख्या करता है, न कि परमाणु की संरचना की। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसी भी प्रकार से परमाणु की संरचना के विषय में कुछ नहीं करता। परमाणु के संरचना की व्याख्या डाल्टन ने कहीं नहीं किया है। डाल्टन ने केवल पदार्थ के संरचना की व्याख्या किया हुआ है। अब परमाणु की प्रारंभिक जानकारी के बाद हम लोग आते हैं परमाणु की संरचना को लेकर के सबसे पहले कैथोड किरणें तथा इलेक्ट्रॉन की खोज। हम लोग कैथोड किरणों पर आते हैं, कैथोड किरणें क्या होती हैं, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे की गई इस पे आते हैं। लेकिन ध्यान देंगे, कैथोड किरणें कहां से मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, किसने पाया, कब पाया, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, इससे संबंधित एक लंबा चौड़ा इतिहास है। लेकिन हमें उन सब पे नहीं जाना है, अपने को समेटते हुए हमें लिमिटेड दायरे में रहना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उन्हीं पे हमें अपने आप को कंसंट्रेट करना है। हमें बहुत डिटेल नहीं लेना है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने का हमारा टारगेट है। तो देखिए, कैथोड किरणों की खोज जूलियस प्लकर और विलियम क्रूक्स ने किया था। ध्यान होगा कि जूलियस प्लकर और विलियम क्रूक्स ये दो साइंटिस्ट थे, ये दोनों एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इनका एक्सपेरिमेंट किससे संबंधित था, निम्न दाब पर वायुमंडल की गैसों से विद्युत के संचरण संबंधी इन्होंने प्रयोग किया। इनका प्रयोग था कि क्या निम्न दाब पर वायुमंडल की गैसों से धारा का प्रवाह संभव है कि नहीं। इसी को लेकर के ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, विसर्जन नलिका प्रयोग, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट।
विसर्जन नलिका प्रयोग। विसर्जन नलिका प्रयोग के आधार पर जूलियस प्लकर और विलियम क्रुक्स यह जानना चाह रहे थे कि क्या वायुमंडल की गैसों से विद्युत का संचरण संभव है कि नहीं, और इसी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या खोज डाला, कैथोड किरणों की खोज की। तो कैथोड किरणों की खोज किसने किया, जूलियस प्लकर और विलियम क्रुक्स ने। ध्यान देंगे, कैथोड किरणों की खोज जूलियस प्लकर और विलियम क्रुक्स ने किया था। अब आता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। तो अब चूंकि कैथोड किरणों की खोज जूलियस प्लकर और विलियम क्रुक्स ने किया, उन्हीं के विसर्जन नलिका प्रयोग को रिपीट किया जे थॉमसन ने, और ये कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन कर रहे थे, प्राप्त कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन कर रहे थे। और उस अध्ययन के समय इन्होंने ये देखा कि कैथोड किरणें अत्यंत छोटे ऋणावेशित कणों से मिलकर के बनी होती हैं, और उन कणों को जे थॉमसन ने नेगेट्रॉन नाम दिया। तो थॉमसन द्वारा कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया गया। ध्यान देंगे, जे थॉमसन ने कैथोड किरणों को नहीं खोजा, बल्कि उनके गुणों का अध्ययन किया, गुणों का अध्ययन किया। और इन्होंने क्या पाया, इन्होंने यह पाया कि कैथोड किरणें अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, और उन कणों को जे थॉमसन ने क्या नाम दिया, जे थॉमसन ने नेगेट्रॉन नाम दिया। क्या नाम दिया, नेगेट्रॉन। क्यों जे थॉमसन ने नेगेट्रॉन नाम दिया, क्योंकि ये ऋणावेशित होती है, नेगेट्रॉन। कैथोड किरणें जिन अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं, उन्हें जे थॉमसन ने नेगेट्रॉन नाम दिया। नेगेट्रॉन नाम देने का कारण क्या था, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इन पे ऋण आवेश होता है, इसलिए जे थॉमसन ने इनका नाम नेगेट्रॉन रखा। लेकिन बाद में इनकी विद्युत चुंबकीय व्यवहार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का अध्ययन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी का अध्ययन स्टोनी ने किया। और किसने किया, स्टोनी ने। और इनके विद्युत चुंबकीय गुणों के आधार पर स्टोनी ने इनके लिए इलेक्ट्रॉन नाम का प्रस्ताव रखा दिया कि इसका नाम नेगेट्रॉन नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें विद्युत चुंबकीय गुण होता है, यह विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, इलेक्ट्रॉन चलता है। तो इस प्रकार से स्टोनी द्वारा इसके लिए इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। तो ध्यान देंगे, कैथोड किरणों की खोज जूलियस प्लकर और विलियम क्रुक्स, कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन जे थॉमसन, और कैथोड किरणें अत्यंत छोटे ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं, उनके लिए नेगेट्रॉन नाम किसके द्वारा दिया गया, जे थॉमसन द्वारा। नेगेट्रॉन नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये ऋणावेशित कणों से मिलकर के बनी होती है। बाद में इनके लिए इलेक्ट्रॉन नाम का प्रस्ताव किया गया। इलेक्ट्रॉन नाम किसने रखा, स्टोनी ने। इलेक्ट्रॉन नाम रखने का कारण क्या था, इनका विद्युत चुंबकीय व्यवहार, विद्युत चुंबकीय व्यवहार के आधार पर इनका इलेक्ट्रॉन नाम रखा गया। अब आते हैं, देखिए, कैथोड किरणें अत्यंत छोटे कणों यानी इलेक्ट्रॉनों से मिलकर के बनी होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की खोज होती है। अब यहां पर ध्यान देना है कि कैथोड किरणों का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैथोड किरणों का स्वभाव और ये कहां से उत्पन्न होती हैं। तो ध्यान देंगे, कैथोड किरणें जो है कैथोड की सतह से उत्पन्न होती हैं और एनोड की तरह चलती हैं, एनोड की तरफ चलती हैं। फिर से ध्यान देंगे, कैथोड किरणें कैथोड की सतह से उत्पन्न होती हैं और एनोड की तरफ चलती हैं, इसलिए इन्हें कैथोड किरणें नाम दिया जाता है। दूसरा, इनका स्वभाव किसी भी कारक पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान देंगे, कैथोड किरणों का स्वभाव किसी भी कारक पर निर्भर नहीं करता है। चाहे हम जिस मेटल का इलेक्ट्रोड यानी कैथोड और एनोड यूज करें, चाहे हम जो गैस विसर्जन नलिका में भरें, या चाहे जितने वोल्ट की बैटरी यूज करें,
किसी भी स्थिति में कैथोड किरणों का स्वभाव परिवर्तित नहीं होता है। अब आते हैं हम कैथोड किरणों के स्वभाव में आगे। देखिए, अगर हम इनका कैथोड किरणों का विशिष्ट आवेश देखें, विशिष्ट आवेश क्या होता है? किसी भी कण का प्रति इकाई द्रव्यमान जो आवेश होता है, किसी भी कण का प्रति इकाई द्रव्यमान जो आवेश होता है, उसे हम उसका विशिष्ट आवेश कहते हैं। अर्थात हम उसके आवेश को उसके द्रव्यमान से भाग कर दें तो हमें विशिष्ट द्रव्यमान मिलता है, ठीक है ना। इसका विशिष्ट द्रव्यमान E अपान m, यानी कि हम आवेश को द्रव्यमान से भाग कर दें तो हमें विशिष्ट द्रव्यमान मिलता है, विशिष्ट द्रव्यमान मिलता है, ठीक ना। तो किसी भी कण का विशिष्ट द्रव्यमान हम कैसे, विशिष्ट आवेश मिलता है, द्रव्यमान नहीं आवेश। विशिष्ट आवेश हम कैसे प्राप्त करते हैं? उसके आवेश को द्रव्यमान से भाग करते हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉन के आवेश को उसके द्रव्यमान से भाग कर दें तो हमें इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश प्राप्त होता है, और इसके लिए जो फार्मूला है V अपान RB या E अपान RB स्क्वायर, और ये होता है 1.759 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? 1.759 इंटू 10⁸ कूलम प्रति ग्राम होता है। अब ये तो विशिष्ट आवेश की बात है। इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश टोटल कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना R.A. मुलिकन नामक साइंटिस्ट ने किया था। इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना किसने किया था? R.A. मुलिकन नामक साइंटिस्ट ने किया था। और इससे संबंधित जो प्रयोग था, जिसके आधार पर मुलिकन ने इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना की थी, वो उनका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तेल बूंद प्रयोग, मुलिकन का तेल बूंद प्रयोग था। और इसी प्रयोग के आधार पर मुलिकन ने क्या निकाला? इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना की। इसका आवेश 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम या 4.8 इंटू 10⁸ ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। ये MKS सिस्टम है और ये CGS सिस्टम है। तो इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना किसने किया था? R.A. मुलिकन ने। और जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना से संबंधित, उसे मुलिकन का तेल बूंद प्रयोग, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। और आवेश इलेक्ट्रॉन का MKS और CGS सिस्टम में इतना होता है। अब हम इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश निकाल चुके हैं, उसका आवेश निकाल चुके हैं। अब हम जो है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करते हैं। तो यदि हम इलेक्ट्रॉन के आवेश को उसके विशिष्ट आवेश से भाग कर दें तो हमें उसका द्रव्यमान मिलता है 9.109 इंटू 10⁻28 ग्राम या 31 kg होता है। ध्यान देंगे, एक बार पूछा गया है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का तो द्रव्यमान हम जानते हैं, तुरंत बताते रहते हैं 9.108 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। लेकिन 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकालना हो तो हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मिलेगा। लेकिन इसमें टाइम लगेगा हमें मल्टीप्लाई करने में। एग्जाम में मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो हम कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 इंटू 10⁻7 किलोग्राम होता है। तो आप इसको याद रखेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 5.5 इंटू 10⁻7 किलोग्राम होता है। अब आते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन का ये जो द्रव्यमान निकाला गया है 9.108 इंटू 10⁻31 किलोग्राम या -28 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान हमने निकाला है 9.108 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन के इस द्रव्यमान को विराम द्रव्यमान कहते हैं, रेस्ट मास कहते हैं। विराम द्रव्यमान क्यों कहा जाता है?
इलेक्ट्रॉन के इस द्रव्यमान के गणना में जो इलेक्ट्रॉन का वेग लिया गया है वह वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम लिया गया है। इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग से बहुत कम लेते हुए इस द्रव्यमान की गणना की गई है। इसलिए इस द्रव्यमान को हम इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मच स्मॉलर वेलोसिटी, मच स्मॉलर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट लिया गया है। इलेक्ट्रॉन के वेग को प्रकाश के वेग से बहुत कम लेते हुए इस द्रव्यमान की गणना की गई है। इसलिए हम इस द्रव्यमान को इलेक्ट्रॉन का क्या कहते हैं, विराम द्रव्यमान, रेस्ट मास। लेकिन हम आइंस्टाइन का सापेक्षता सिद्धांत पढ़ते हैं। सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार किसी गतिशील कण का या हम कहें इलेक्ट्रॉन का, गतिशील इलेक्ट्रॉन का जो सापेक्ष द्रव्यमान होता है वह सदैव उसके विराम द्रव्यमान से अधिक होता है। फिर से ध्यान दें, हमने इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान उपरोक्त द्रव्यमान निकाला है उसको हम क्या कहते हैं, विराम द्रव्यमान कहते हैं। विराम द्रव्यमान क्यों कहते हैं, क्योंकि उपरोक्त द्रव्यमान की गणना करते हुए इलेक्ट्रॉन का जो वेग लिया गया है वह प्रकाश के वेग से अत्यंत कम लिया गया है। हम यदि सापेक्षता सिद्धांत को देखें तो सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार किसी भी गतिशील कण या हम कहें गतिशील इलेक्ट्रॉन का जो सापेक्ष द्रव्यमान होगा वह सदैव उसके विराम द्रव्यमान, उसके सापेक्ष नहीं, विराम इलेक्ट्रॉन का जो सापेक्ष द्रव्यमान होगा वह सदैव उसके विराम द्रव्यमान से अधिक होता है। सापेक्ष द्रव्यमान और विराम द्रव्यमान में क्या संबंध है, देखिए इलेक्ट्रॉन का जो सापेक्ष द्रव्यमान है, रिलेटिव मास, इलेक्ट्रॉन का जो रिलेटिव मास है वो किसके बराबर है, विराम द्रव्यमान डिवाइडेड बाय √1 माइनस b² अपॉन c²। ठीक है, m ये विराम द्रव्यमान, रिलेटिव मास mr ये होता है रेस्ट मास, विराम द्रव्यमान m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² अपॉन c² की। ठीक है, यह जो है इसका सापेक्ष द्रव्यमान का और विराम द्रव्यमान के संबंध का सूत्र है। यहां देखिए, यदि ये इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के बराबर हो जाती है, सारी वैल्यू शून्य हो जाएगी और ये फिर अनंत हो जाएगा। ठीक है, अर्थात जब इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है उस समय इलेक्ट्रॉन का सापेक्ष द्रव्यमान कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये भी सवाल पूछा गया है। जब इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग के नजदीक पहुंचेगा तो उसका सापेक्ष द्रव्यमान अनंत तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पार्टिकल को वो चाहे जितना छोटा हो, यदि हम उसका वेग बढ़ाते बढ़ाते प्रकाश के वेग के समतुल्य पहुंचे तब उसका सापेक्ष द्रव्यमान, उसका विराम द्रव्यमान चाहे जितना हो लेकिन जो सापेक्ष द्रव्यमान है वो अनंत के करीब पहुंच जाता है, अर्थात अनंत हो जाता है। यहां पर अगला देखिए, लेकिन यदि हम किसी भी पार्टिकल को प्रकाश के वेग के बराबर वेग प्रदान कर दें, यदि हम किसी कण को प्रकाश के वेग, कण का वेग प्रकाश के वेग के बराबर कर दें तब सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार उसका संपूर्ण द्रव्यमान E = mc² समीकरण के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ही किसी पदार्थ का, जैसे इलेक्ट्रॉन ही लें, इसका वेग अभी v है, जैसे इसके वेग को हम c के बराबर करेंगे, इसका वेग जैसे ही प्रकाश के वेग के बराबर पहुंचेगा यह संपूर्ण द्रव्यमान नष्ट हो जाएगा और किस में बदल जाएगा, एनर्जी में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, उसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान और सापेक्ष द्रव्यमान की बात एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट द्रव्यमान का निर्धारण, स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट द्रव्यमान, विशिष्ट आवेश, यदि इलेक्ट्रॉन के आवेश को उसके द्रव्यमान से भाग कर दें
तो हमें उसका जो प्रति इकाई द्रव्यमान जो आवेश होता है वो प्राप्त होता है, उसी को हम विशिष्ट आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का निर्धारण किसने किया था? जे थॉम्सन ने। ये ध्यान देंगे, स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का E/m ये किसने निकाला था? जे थॉम्सन ने। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की गणना जे थॉम्सन द्वारा किया गया था, और ये कितना होता है? 1.759 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम ये होता है। उसके बाद मुलिकन ने, R.A. मुलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के आधार पर, तेल बूंद प्रयोग के आधार पर इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना किया था, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम के बराबर होता है। इन दोनों E और E/m के रेशियो से, E को E/m से भाग कर दे तो हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पा गए, और ये है 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। एक मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर हमें प्राप्त करना हो तो हम एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये आ जाता है 5.5 इंटू 10⁻7 किलोग्राम के बराबर आता है। अब हम इलेक्ट्रॉन के साइज की बात करें। देखिए, यदि हम मान लें कि इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण एनर्जी उसके आवेश, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के कारण से उसकी एनर्जी निकालें और इलेक्ट्रॉन के मास से उसकी एनर्जी निकालें, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हम उसके चार्ज के आधार पर भी निकाल सकते हैं और उसके मास के भी आधार पर निकाल सकते हैं, और दोनों एनर्जी लगभग सेम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में जितनी टोटल एनर्जी है, चाहे चार्ज के कारण चाहे मास के कारण, वो कंपेरेबल होती है। तो यदि हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसके चार्ज के आधार पर निकालें तो E²/r है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उसके मास के आधार पर निकाला हो तो mc² है। दोनों लगभग बराबर होते हैं, और जहां पर E इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, R इलेक्ट्रॉन का रेडियस है, M इलेक्ट्रॉन का मास है, C प्रकाश का वेग है। तो यदि हम R को इधर कर दें और mc² को इधर, तो हमें 2 और इनकी वैल्यू रख दें, चार्ज, मास और वेलोसिटी, तो हमें 2.8 इंटू 10⁻15 मीटर मिलता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दें, यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास और यहाँ लाइट की वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इतना प्राप्त होता है। और 2.8 इंटू 10⁻15 मीटर ये इलेक्ट्रॉन का रेडियस आता है। किसी परमाणु के त्रिज्या की कोटि 10⁻−10 होती है, और इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या 10⁻−15 के बराबर होती है। दोनों का अनुपात देखें तो 10⁵5, ठीक है ना, 10⁵5 की कोटि का होता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या जो है वो परमाणु की त्रिज्या से 1 लाख, परमाणु की त्रिज्या इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या से 1 लाख गुना अधिक होती है, ठीक है। ये ध्यान देंगे, 10⁵ या 1 लाख गुना अधिक होती है। अर्थात परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन से लाखों गुना भारी होता है साइज में। और अब इसके बाद धन किरणें, कैथोड किरणें आती हैं, धन किरणें, कैनॉल किरणें या एनोड रेज आती हैं, और उसके साथ साथ हम देखते हैं प्रोटॉन की खोज। लेकिन अब प्रोटॉन, धन किरणें, कैनॉल किरणें, एनोड रेज और प्रोटॉन की खोज, फिर उसके बाद प्रथम परमाणु मॉडल, या नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं। इस क्लास में इतना ही।